वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फादर्स ऑफ एजुकेशन ग्रुप। अभी हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की थी। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इसके पिछले वीडियो में जो पढ़ा था हमने, आवश्यक दर्पण की लंबाई किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दो दर्पणों के संयोजन से प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और प्रैक्टिकली कैसे बनते हैं प्रतिबिंब, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा था। और लास्ट में कुछ वीडियो कट हो गया था, तो उसमें समतल दर्पणों की सहायता से अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, वो चीज़ में इसमें समझा रहा था, लगभग पूरा हो गया था। अब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि इसलिए स्फेरिकल मिरर या कर्व मिरर क्या हुआ करते हैं। तो कैसे समझेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक कांच का खोखला फुटबॉल लेते हैं और उस खोखले कांच के गोले का कुछ भाग आप काट लीजिए, तो वो कुछ ऐसा आपको प्लेट नुमा मिलेगा, ऐसा प्लेट नुमा, और गोलीय प्लेट मिलेगी आपको, जो नाश्ते वाली प्लेट होती है वैसी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब इस कांच के अंतः पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे तो बाहर वाले पृष्ठ से परावर्तन होगा। अगर बाहर पॉलिश कर देंगे तो अंतः पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लग जाएगा। ऐसे दर्पणों को गोलीय दर्पण कहते हैं। अंतः और बाह्य पृष्ठ दो तरफ से परावर्तन हो सकता है, इसलिए इन दर्पणों को दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला है आपका, अगर मैंने इसके अंतः पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया है तो इसका बाह्य पृष्ठ जो है वो प्रकाश का परावर्तन, ऐसे परावर्तन होने लग जाएगा। ऐसे दर्पणों को उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल गोलीय दर्पण। ऐसे इसको ध्यान रखने के लिए, अगर परावर्तन उभरे पृष्ठ से होता है तो ऐसे दर्पण को उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। जबकि अगर यहीं पर मैं इसके उभरे पृष्ठ पर पॉलिश कर देता हूं तो परावर्तन अंतः पृष्ठ से होता है। किधर से होता है? अंदर वाले पृष्ठ से। तो इसको हम अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। तो अगर अंदर से परावर्तन होता है तो अवतल गोलीय दर्पण, ऊपरी पृष्ठ से उभरे पृष्ठ से परावर्तन होता है तो उसे उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये दो प्रकार के दर्पण हुआ करते हैं। इनसे संबंधित कुछ हमारे पास डेफिनेशंस है, परिभाषाएं, उनको भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये पूरा गोला होता तो ये ऐसा बना होता, क्लियर है ना? ये अगर पूरा गोला होता तो ऐसा बना होता। तो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, उनको मैं समझाऊंगा तो आप कैसे ध्यान रखेंगे। इस गोले का एक केंद्र होता है, ओके। तो पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को C से दर्शाया गया है। अगर ये दर्पण के केंद्र से ऐसे में रखेंगे तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी? नॉर्मली गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ओके। दूसरा है आपका दर्पण का द्वारक। क्या होता है? तो द्वारक, जैसे मान लीजिए कोई ये दर्पण है इस तरह से, इधर पॉलिश है, ये इसका वक्रता केंद्र था, इसका नाम M1 M2 डालना। तो किसी गोलीय दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, ये पार्ट, ये M1 M2 तक, इसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। एपरेचर ऑफ मिरर कहा जाता है।
तो M1 M2 जो है ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। तीसरा ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? जो दर्पण, गोली दर्पण का जो पूरे जो वृत्ताकार उसमें जो करवे जो चीज दे रखी है, पृष्ठ होता है, जो उसका आप ये कह दो कि द्वारक होता है, दर्पण का जो केंद्र होता है, ये देखिए ये दर्पण है तो इसका ये केंद्र, इसे हम ध्रुव कहते हैं। वक्रता त्रिज्या CP। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, अथवा ये वक्रता त्रिज्या है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समतल दर्पण की अगर मैं बात करता तो चूंकि इसका वक्र होता ही नहीं कहीं पर, अनंत लंबाई का हो जाएगा, अनंत हो जाएगी इसकी, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है समतल दर्पण की वो अनंत होती है। तो इसके लिए जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत हो जाएगी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या होता है? गोलीय दर्पण के जब कोई समांतर प्रकाश किरण आती है ना, ये अभी मैं समझा रहा हूँ, आगे चित्र से समझाएंगे, तो आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं, और ध्रुव से उसकी दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो फोकस दूरी व फोकस बिंदु क्या होते हैं? इसको स्मॉल लेटर दिखा देते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष में समांतर हूं पहले आपको ध्यान में जाएगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के आने वाली समांतर प्रकाश किरण इस जो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं, तथा ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस थी छोटी छोटी जो आपको पता होनी चाहिए। किसी प्रकाश किरण का गोलीय दर्पण से परावर्तन जब होगा तो वो कैसे गुजरेगी, ये जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे। तो किसी गोलीय दर्पण से प्रकाश किरण का परावर्तन किस प्रकार होता है, इसको हम लोग समझेंगे। गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, तो देखिएगा ध्यान से लगा। यहाँ पर हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल गोलीय दर्पण बोलेंगे भाषा में, शब्दों में। M1 M2 इसका एपर्चर दे रखा है, ये इसका ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस बिंदु हो गया, और ये मुख्य अक्ष हो गया। समझिएगा, एक ही चित्र में मैं कई किरणें बताऊंगा। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी,
पहला पॉइंट, अगर मैं वक्रता केंद्र से यहाँ पर लाइन खींचता हूँ जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हुआ है तो वो नॉर्मल कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। ओके, किसी भी वृत्त में केंद्र से खींची गई रेखा या जिसे त्रिज्या कहते हो वो परिधि पर हमेशा लंब होती है, हमेशा लंब होती है। इसका मतलब है किसी गोली दर्पण में अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण खींची जाएगी तो यहाँ पर लंब हो जाएगी, तो जैसे जाएगी उसी पथ पर वापस हो जाएगी। चाहे आप ऐसे खींचेंगे वापस आ जाएगी, यूं डालेंगे प्रकाश किरण वापस आ जाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र से जा रही है। ऐसे प्रकाश किरण खींचेंगे तो वो वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि केंद्र से जाने वाली रेखा परिधि पर लंब होती है और किसी दर्पण पर अगर लंबवत प्रकाश किरण आती है तो वैसे तो वैसे वापस चली जाती है। ये दो पॉइंट हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब देखिए, अब अगर कोई फोकस से लाइन प्रकाश किरण जाती है, देखिए तो समांतर आई थी तो फोकस से गई, तो अगर फोकस से जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी किसी इसके फोकस बिंदु से कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगी अगर तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, वहाँ से आएगी फोकस से तो इधर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो फोकस से जाने वाली या गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार अवतल दर्पण को हम लोग समझेंगे, उत्तल दर्पण में कैसे होगा। उत्तल दर्पण में ऐसे खींचेंगे तो इसका वक्रता केंद्र इधर चला जाएगा, फोकस इधर चला जाएगा। अब अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो फोकस से जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पाएगी, वो जाएगी ऐसे। क्यों? प्रकाश के केंद्र से जब या केंद्र से जब हम कोई प्रकाश किरण वो लाइन खींचेंगे तो अविलंब हो जाएगी, तो ये जितने कोण से जाएगी उतने कोण से ये परावर्तित हो जाएगी अग्रणी में दूसरी ओर। तो इसकी जो काल्पनिक रेखा खींची जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु होता है वह दर्पण के दाहिनी ओर होता है और काल्पनिक होता है। प्लस या माइनस होगा तो हम चिन्ह परिपाटी इसके बाद देखेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि प्लस में होगा या माइनस में होगा। लेकिन ये चीज कन्फर्म हो गई कि इसके जो द्वारा में हम जब कोई प्रकाश किरण डालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष है आपका, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश उत्तल दर्पण में डालते हैं तो वो उसी दिशा में जब परावर्तित हो जाएगी तो उसे जब हम आभासी रूप से पीछे खींचेंगे तो वो हमें फोकस बिंदु प्रदान करेगा। अगला पॉइंट है ये आपका सी है। ओके, अब अगर मैं इसके वक्रता केंद्र पर कोई लाइन प्रकाश में डालने का प्रयास करूंगा तो वक्रता केंद्र पर ऐसे जाएगी, आभासी रूप से वो वापस लंब होगी तो लौट जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कौन सी प्रकाश किरण गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी। समझ में आ रही बात? कौन सी प्रकाश किरण कहाँ से खींची जाएगी तो कहाँ पर जाएगी परावर्तन के बाद। इतना आपको अगर आ गया तो कठिन से कठिन प्रतिबिंब अभी मैं आपको सिखाऊंगा वो बहुत आसानी से आप बना लिया करेंगे बिना किसी तकलीफ के। हमने देखा कि वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है, अभी हम उसको प्रूफ करेंगे। तो इसी प्रकार
इसी समतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो भी अनंत होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो 1 नंबर का प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अभी हम इसके आवर्धन क्षमता में पढ़ेंगे तो समतल दर्पण की कितनी होगी वो एक लाइन में वहां पर नोट पॉइंट के रूप में देख लिया करेंगे। ये हो गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पणों में कोई प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी। अब हम इसकी चिन्ह परिपाटी समझेंगे, देखेंगे। वैसे हम लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ चिन्ह परिपाटी, लेकिन इसको हम लोग वापस एक बार देख लेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन में अगर ये ध्रुव है, ये ध्रुव हो गया, अवतल दर्पण होगा तो ऐसे होगा, उधर पॉलिश कर दी जाएगी। उत्तल दर्पण होगा तो ऐसे होगा और अंदर की तरफ पॉलिश कर दी जाएगी। क्लियर है ना? ये ध्रुव है। पहला पॉइंट होता है सभी दूरियां ध्रुव से नापी है। सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी, चाहे बाईं ओर की हो चाहे वो दाहिनी ओर की दूरियां हो, वो ध्रुव से नापी जाएंगी। दूरियां कौन सी? वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, इन दूरियों को ध्रुव से नापा जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है ध्यान रखने का अपने लेवल पे। समझिएगा, अपने लेवल का मतलब 11, 12, 10th लेवल पे प्रायः वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है, तभी ये नियम लगेगा। हम दाहिनी ओर भी रख सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन आदि के नियम वेक्टर रूप में भी हुआ करते हैं, सदिश रूप में भी होते हैं, लेकिन वो हमारे लेवल से आगे चला जाता है। हम लोग अभी 12th लेवल पर हैं, कॉम्पिटेटिव लेवल में ऊपर चला जाएगा। वो आप कहेंगे कमेंट में डालेंगे तो हम आपको सिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रायः या अधिकतर या हमारे अपने इस क्लास के लेवल पर वस्तु को हमेशा ध्रुव से बाईं ओर रखना है। यानी कि वस्तु बाईं ओर रखोगे तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण में बाईं ओर से आएंगी। ओके, दर्पण हो या लेंस हो, चिन्ह परिपाटी में दोबारा नहीं बताऊंगा। दर्पण या लेंस सभी के लिए चिन्ह परिपाटी के नियम एक जैसे होते हैं। जैसे यहाँ पर ध्रुव से नापते हैं, वहाँ पर हम कहेंगे कि लेंस के केंद्र से नापी जाएंगे, यानी जिसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। तो वहाँ पर लेंस के केंद्र से दूरियां नापी जाएंगी। सभी वस्तुएं बाईं ओर रखेंगे या फिर प्रकाश किरणें बाईं ओर से डाली जाएंगी। वस्तु बाईं ओर रखनी है। ओके, बाईं ओर। ओके, बाईं ओर रखी जाएगी हमेशा, लेंस हो या दर्पण हो, लेफ्ट साइड। तीसरा, बाईं ओर की सभी दूरियां, इधर की बाईं ओर की सभी क्षैतिज दूरियां आपको लेना है ऋणात्मक। कैसे ली जाएगी? ऋणात्मक ली जाएगी। ओके, तो लेफ्ट साइड की जो क्षैतिज दूरियां हैं वो ऋणात्मक लेना है। क्लियर है? दाहिनी ओर की क्षैतिज दूरियां ध्रुव से नाप करके दाहिनी ओर की हम लोग क्षैतिज दूरियां लेंगे, वो धनात्मक ली जाएगी। कैसे ली जाएगी? धनात्मक लिया जाएगा। दाहिनी ओर की
क्षैतिज दूरियां धनात्मक है। कैसे होंगे? धनात्मक। पांचवा पॉइंट, कोई वस्तु ऐसे खड़ी है, इधर खड़ी है, पृथ्वी खड़ा है, नीचे की ओर बन रहा है, कहीं पर बन रहा है, तो जो ऊपर की जो लंबाइयां होंगी, यानी मुख्य अक्ष से लंबवत जो ऊपर की दूरियां होंगी उसको धनात्मक लिया जाता है। समझना है बात? तो मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की लंबाइयां धनात्मक लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? धनात्मक। और मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की जो लंबाइयां हैं, मान लो प्रतिबिंब यहाँ पर लगा, ऐसे बना प्रतिबिंब, ऐसे बना, तो वो प्रतिबिंब की जो लंबाई ली जाएगी, ये आवर्धनता ज्ञात करने में ये काम आएगा कि वस्तु की लंबाई जो ली गई है, वस्तु ऊपर की ओर रखी है, नीचे रखी है, मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर बना या नीचे बना, तो वहाँ पर ये काम आएगा प्लस में या माइनस में। तो नीचे की जो लंबाइयां हैं वो आपको निगेटिव लेनी है। मुख्य अक्ष से नीचे की लंबाइयां आपको ऋणात्मक कैलकुलेट करनी है, माइनस में लेनी है। तो इस प्रकार हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग आसानी से करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर एक लाइन हम और समझ लेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी है दर्पणों के लिए, वो कब प्लस में लेंगे, कब माइनस में लेंगे। तो चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बनाकर समझा जा सकता है। अगर दर्पण अवतल है, क्या है? अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए हम ये देखते हैं कि वक्रता केंद्र इधर होता है और फोकस बिंदु भी इधर पे होता है। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है ना, वो माइनस में ली जाएगी और इसकी जो फोकस दूरी है वो भी माइनस में ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी। ध्यान रखिएगा इसको। इसी प्रकार से अगर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण को हम लोग ऐसे बनाएंगे। इधर इसका वक्रता केंद्र होता है, मुख्य अक्ष से आने वाला प्रकाश का ऐसे नोट कीजिए, इसको हम डैश डैश करके पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये फोकस बिंदु आ गया। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो प्लस में ली जाएगी और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो भी प्लस में। ये वक्रता त्रिज्या की जो लंबाई है और जो फोकस दूरी की जो दूरी है ये दूर है, तो ये दोनों प्लस में ली जाएगी। इस प्रकार किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जब हम अवतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या रखेंगे तो उसको माइनस में रखेंगे, उसके मान को माइनस में रखा जाएगा, जबकि आपको अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्याएं जो है वो धनात्मक लिखी जाएंगी आंतरिक रूप से। तो इस प्रकार हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे न्यूमेरिकल्स में, और जो आगे के डेरिवेशंस आएंगे उसमें भी हम इसी तरह इसका उपयोग करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वो किस प्रकार होती है, और वह फोकस दूरी और वस्तु के और प्रतिबिंबों की दूरियों में संबंध क्या होते हैं, यानी दर्पण से संबंधित समीकरणों के डेरिवेशंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।